नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं BS भागवत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका जो सेकेंड पार्ट है प्रश्नावली 1.2 उसको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 डिस्कस कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और दोस्तों, जो कि हमने बताया है आपको कि इस चैनल पे आपको क्लास 9th और 10th का तैयारी बहुत ही सरल तरीक़ा से करवाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए सवाल को हम कॉपी पे नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं, बनाते हैं। बहुत ही बारीकी से अच्छी तरीक़ा से डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। तो हमने प्रश्न को लिख लिया है। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों बिल्कुल होती है, यह सत्य है, सत्य है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम तो जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये तो बात सत्य है। क्योंकि कारण यह है कि, चलिए कारण बताते हैं आपको। क्योंकि वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होती है। ठीक है दोस्तों, सत्य है क्योंकि जो है वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्याएं भी क्या होती है, शामिल होती है। यहाँ पे क्योंकि लिख दीजिएगा। सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी क्या होती है, शामिल होती है। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इस नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संख्या रेखा, सेकेंड प्रश्न है दूसरा दोस्तों। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर असत्य है। क्या हो जाएगा, असत्य है। क्योंकि असत्य क्यों है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ये क्या है आपका, संख्या रेखा। ठीक है। तो संख्या रेखा पे मान लीजिए क्या होता है, यहाँ 0, इधर क्या होता है +1 +2 और +3, इधर क्या होता है -1 -2 -3। ठीक है दोस्तों। तो बताइए कि क्या रूट, चलिए प्लस में रूट तो संभव है, प्लस में संभव है, प्लस में संभव है, क्या रूट माइनस में संभव है? यानी कि -1 का वर्गमूल निकाल सकते हैं आप, -2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए क्या लिखेंगे कि असत्य है। क्योंकि संख्या रेखा पर क्या लिखना है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है प्रत्येक बिंदु पर होती है, परंतु क्या लिखना है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल जो है वर्गमूल संभव नहीं है।
क्योंकि हमने बताया ना आपको, क्योंकि संख्या रेखा पर आपको पता है ना कि प्लस में धनात्मक संख्या भी होती है और क्या होती है उस पर ऋणात्मक संख्या भी होती है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या। तो देखिए धनात्मक का वर्गमूल तो संभव है पर ऋणात्मक वर्गमूल संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, यानी m का मान कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। m एक क्या संख्या है, 0 को छोड़ के, यानी एक से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या m हो। तो ये कह रहा है कि क्या ये रूट सभी जो है रूट के रूप में होता है सभी। तो देखिए सभी रूट के रूप में हो सकता है, सभी पे रूट हो सकता है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जो है संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या को भी दिखाते हैं हम और ऋणात्मक संख्या को भी दिखाते हैं। इसलिए क्या होता है कि अगर धनात्मक वाला का तो वर्गमूल निकल जाएगा पर ऋणात्मक का नहीं निकलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, धनात्मक संख्या तो संभव है परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो यह संभव नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि इस पे प्लस वाला भी होता है और माइनस वाला भी होता है। प्लस वाला को तो वर्गमूल निकल जाता है पर माइनस वाला का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो आशा है कि दोस्तों समझ गए होंगे। हम आपको पूरी तरह से मतलब आसान भाषा में समझा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को देखिए, आशा है कि ज़रूर समझ जाइएगा। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बताइए दोस्तों, हम तब इससे पहले पढ़े थे कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय होती है। तो दोस्तों असत्य है। क्या होगा, असत्य है। क्योंकि असत्य क्यों है, सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वास्तविक संख्याओं में, ठीक है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है। देखिए कैसे समझना है इसको, यहाँ पे ये कह रहा है कि जितना भी वास्तविक संख्या है वो केवल अपरिमेय ही होती है, ऐसा थोड़ी है। तो वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय भी होती है अपरिमेय भी होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो बात गलत है, परिमेय भी होती है ना। तो आपको ये पूछ रहा है कि केवल अपरिमेय होती है, तो ये तो बात असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है। आशा है कि दोस्तों ये तीनों प्रश्न आप समझ गए होंगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, देखिए हमने तीनों प्रश्न को बहुत अच्छी तरीक़ा से डिस्कस किया है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या करें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्याओं के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप लोग जो है ना कॉपी कलम निकाल करके मेरे साथ प्रश्न बनाते चलिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। तो उत्तर पे चलते हैं दोस्तों। इसका सवाल में हमको कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए √1, ये क्या है, √1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सवाल में आपको क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि क्या सभी, समझिए प्रश्न को क्या कह रहा है, प्रश्न को ऊपर में रखते हैं हम। सवाल प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है, 1 भी धनात्मक पूर्णांक है, 4 भी धनात्मक पूर्णांक है, 9 भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इनका जो वर्गमूल है क्या अपरिमेय आ रहा है, क्या ये अपरिमेय है, बताइए तो। 1 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ये क्या है, p/q के रूप में हुआ। हाँ ये देखिए 2 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ये क्या है, p/q के रूप में हुआ। यानी कि ये
एक क्या है, परिमेय हुआ, 2 क्या है, परिमेय है, ये 3 क्या है, 3 में गुण 1 है, यानी p बट्टा q ग्रुप में हुआ, यानी क्या है ये परिमेय। तो हम तो देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उसका अगर वर्गमूल करते वो क्या आ रहा है, बताइए तो क्या आ रहा है, वो परिमेय संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। तो यहाँ सवाल में कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। बात तो असत्य है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना कि जितना भी परिमेय जितना भी यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, 1 का लिए, 4 का लिए, 9 का लिए, और हम 16 का लेंगे, 25 का लेंगे, इस सब का जो वर्गमूल करेंगे हम, इसका जो रूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका रूट परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, इसका परिमेय संख्या आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ, ये जो सवाल प्रश्न कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो होता है अपरिमेय होता है, अगर नहीं होता, ये तो असत्य है, यदि नहीं होता है तो ऐसा संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो हमने तो उदाहरण तो दे दिया, तो यहाँ भाषा में लिखेंगे, यहाँ पे चलिए क्या लिखते हैं भाषा में, देखिए तो दोस्तों भाषा में लिखेंगे कि सही नहीं है, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, नहीं, ठीक है, क्या लिखेंगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या होगा दोस्तों, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे, हमने बारीकी समझाया है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो पुनः फिर से वीडियो देखिए, पक्का ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अब इस प्रश्न में क्या कहा गया है, तीसरा प्रश्न में कहा गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों इसमें बच्चा काफ़ी मतलब डरता है इस सवाल से, ठीक है ना, भागना नहीं दोस्तों, इस सवाल को मैं अच्छी तरीक़ा से समझाऊंगा। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम नोट कर लेते कॉपी में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरे पास तो स्केल नहीं है, तो फिर भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ फिगर बनाते हैं, देखिए संख्या रेखा लीजिए, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ से मान लीजिए 0, इधर क्या लीजिएगा 1 सेंटीमीटर पर लीजिए, 1 लीजिए, यहाँ पे क्या लीजिए 2 लीजिए, ठीक है। और इधर क्या लेना है -1 -2। तो हमको यहाँ से जो है ना ऐसे मिलानी है रेखा को, 90 डिग्री का कोण जिस तरह बने, ठीक है। फिर यहाँ से इसको कर्ण को मिला लेना, 90 डिग्री कोण बन रहा है दोस्तों। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, एक जो है 1 है और यहाँ 1 है। यहाँ से चाप ले करके हम क्या करेंगे, इसको चाप को घुमा देंगे ऐसे। यहाँ C है, इसको रूट 5। तो दोस्तों दिखाना है कि रूट 5 कैसे आया है। इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 2 इकाई है। कितना है दोस्तों, 2 इकाई, ठीक है। तो सिद्ध करना हमको क्या कि ये कैसे रूट 5 हुआ है दिखाना है। लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, किस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय दोस्तों क्या होता है बताइए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण पता है आपको दोस्तों कितना है, कर्ण निकालना है ना, मान लीजिए प्रूफ करना है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। लंब कितना है दोस्तों, देखिए लंब कितना दिया हुआ नीचे वाला, ये कितना है, सॉरी लंब ये आपका ऊंचाई जो है ये है ना, लंब कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है मान लीजिए, 1 है, 1 इकाई मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए लंब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जो आधार कितना है, नीचे वाला आधार देखिए दोस्तों कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 2 इकाई माने 1 सेंटीमीटर, यहाँ से एक यहाँ पे 2 इकाई, तो 2 मान लीजिए बराबर कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया आपका, देखिए क्या हो जाएगा
1 का स्क्वायर 1 जोड़ 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो कर्ण स्क्वायर और क्या हो जाएगा दोस्तों 4 1 5, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। कर्ण अगर यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो कर्ण निकालना है, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। कर्ण कितना हो गया दोस्तों √5, प्रूव हो गया दोस्तों। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ A मान लीजिए, क्या AC बराबर क्या लिख सकते हैं √5, प्रूव्ड। PROVED प्रूव। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे सवाल को। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, ज़रूर समझ जाइएगा। इस फिगर को बना लेना है आपको प्रकार की मदद से, यानी कि स्केल की मदद से बना लेना है, चांद की मदद से यहाँ 90 डिग्री कोण बना लेना है। उसके बाद जो है इसको यहाँ से यहाँ तक दिखाना है दूरी, ये संख्या रेखा पर नहीं है, इसको संख्या रेखा पर लाने के लिए हमने इस तरह से सिद्ध किया, और सिद्ध करके दिखाना है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या सिद्ध करना है दोस्तों। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर निकालना है, कर्ण स्क्वायर निकालना आपको, कर्ण पता करना है, ये √5 कहाँ से आया है, ये इसको कहाँ से लाए हैं। तो इसको जो पता करने के लिए क्या किया हमने, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का यानी ऊंचाई, यानी कि से कहने का मतलब लंब कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ देख के 2 1 सेंटीमीटर, 1 1 2 इकाई हो गया, तो यानी कि आधार कितना है 2 सेंटीमीटर है। 2 कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, जो इनकी तो हमने मान कहाँ कितना लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 5, 4 1 5 जोड़ने के बाद तो यहाँ से क्या निकाल लिया हम, स्क्वायर हट गया, तो इधर कर्ण निकाल लिए, तो कर्ण स्क्वायर हटा, इसका मतलब इस पर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, तो कर्ण क्या हो गया √5 हो गया, तो यानी कर्ण कितना निकला है √5, यानी सीधा हो गया, तो यानी कि AC कहे या कर्ण कहे कितना हो गया √5, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना, कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए, ठीक है, लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9, ठीक है दोस्तों, एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको बनाना है आपको। और दोस्तों ये याद रखिएगा एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, फिर भी इसमें कंसेप्ट दिया हुआ, उस कंसेप्ट को क्लियर करना है हमें, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को, देखते हैं किस तरह से बनेगा ये। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एक केंद्र बिंदु लेना है, ठीक है, यहाँ से केंद्र बिंदु लिए, ठीक है, और यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसको मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है, 90 डिग्री कोण बना। फिर इसी तरीक़ा से फिर एक कोण और बनाएंगे, ठीक है, फिर इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री कोण बनाएंगे, फिर इस तरह से इसको मिलाएंगे केंद्र बिंदु से, यहाँ से फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर 90 डिग्री क्या करेंगे, यहाँ पे कोण बनाएंगे, मतलब इस तरह से यहाँ लिखेंगे क्या P1, यहाँ P लिखेंगे P1, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए इसको लिखते हैं, सभी को एक इकाई सबका जो है ऊंचाई लेते जाएंगे। यहाँ P1 मान लीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इकाई लिए P1, फिर क्या हो जाएगा P2, फिर क्या हो जाएगा P3, फिर क्या हो जाएगा P4, इस तरह से ऊंचाई लेते जाएंगे। इसका कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, फिर इसका √2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से मान लिखते जाएंगे। चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। फिर इसको बढ़ाएंगे इधर दोस्तों, ऐसे लेंगे 90 डिग्री कोण बनाएंगे, फिर इसको ऐसे बढ़ाएंगे, कितना लेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर इसको यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर ऐसे बढ़ाएंगे 90 डिग्री कोण बनाएंगे, फिर ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे करके इस तरह से सेम टू सेम आप लोग भी बनाते चलिएगा, ठीक है। 90 डिग्री कोण बनाइए इस पर में। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। इसी को कहते हैं वर्गमूल सर्पिल, ठीक है। फिगर अच्छा से बना लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, चाप की सहायता से बनाइएगा। चलिए P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, ठीक है, P10, P11, इस तरह से आप लिखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, OP लिखिए। OP बराबर कितना है बताइए, OP कितना है 1। फिर लिखिएगा OP1 कितना है, OP1 क्या लिखिएगा √2 ओ ये केंद्र बिंदु O है। OP2 कितना लिखिएगा, P2 क्या √3, ठीक है, √3, ये √4, √5, ठीक है, ये क्या लिखिएगा √6, √7, √8, √9, √10, √11, इस तरह से बनाते जाना। OP3 क्या हो जाएगा दोस्तों, OP3 कितना होगा बताइए √4 का मूल्य 2 होता है। OP4 क्या हो जाएगा √5, OP5 क्या हो जाएगा √6, OP7 क्या हो जाएगा √7, OP6 क्या हो जाएगा √7, ठीक है। OP8 क्या हो जाएगा √8, OP8 क्या हो जाएगा √9, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3। मतलब इस तरह से हम निकालते जाएंगे दोस्तों। कहाँ तक निकालेंगे देखिए, इसको दोस्तों हम P17 तक आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कितना तक, P17 तक जो है आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ये चैप्टर का सवाल जो है ख़त्म हो गया। अब चलेंगे अगला चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। इसके बाद जो है यानी कि हमने 3 चैप्टर कर दिया, चारों सवाल हमने बना दिया। ठीक है, आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद वाला चैप्टर पे हम नेक्स्ट वीडियो करवाएंगे। तो अगर दोस्तों हमारे द्वारा समझा है वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, जिनसे उनका भी तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ा से हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।